चार्ल्स सोब्रास द सरपेंट की आपराधिक गाथा। वियतनाम के साइगोन की गलियों में जन्मे चार्ल्स के भाग्य में पहचान का अभाव लिखा था। वियतनामी मां और सिंधी पिता के टूटे रिश्ते ने उसे बचपन से ही बताया, दुनिया धोखे का खेल है। पेरिस पहुंचकर उसने चोरी और धोखाधड़ी की कला सीखी। 1963 में 19 साल की उम्र में पहली बार जेल गया, पर उसकी असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होनी थी। 1970 में फ्रांस की जेल से भागकर चार्ल्स थाईलैंड पहुंचा। उसने जौहरी का भेष बनाया और पश्चिमी पर्यटकों को लुभाने लगा। उसकी रणनीति थी बार में शिकार को दोस्ती का झांसा देना, उन्हें ड्रग्स मिक्स ड्रिंक पिलाकर बेहोश करना, गहने और पैसे लूटकर शिकार को ठिकाने लगाना। 1975 में थाईलैंड के को सामुई बीच पर टेरेसा नोल्टन की लाश मिली। उसकी बिकिनी उतरी हुई थी और पेट में जहर का इंजेक्शन। पुलिस ने चार्ल्स का नाम दर्ज किया, पर वह तब तक भारत की ओर भाग चुका था। फिर वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के एक होटल में चार्ल्स ने दो फ्रेंच टूरिस्ट्स को पार्टी में बुलाया। ड्रिंक में बारबिट्यूरेट्स मिलाकर उन्हें बेहोश किया, मगर एक की मौत हो गई। पुलिस ने उसके नकली पासपोर्ट मॉन्ट ब्लॉक का पर्दाफाश किया। कोर्ट में मुकदमा चला, मगर सबूतों की कमी के चलते उसे सिर्फ 7 साल की सजा मिली। दिल्ली के तिहाड़ जेल में उसने कैदियों और गार्डों को अपना गुलाम बना लिया, चॉकलेट और सिगरेट बांटकर उन्हें वफादारी में बांधा। 1986 में अच्छे व्यवहार के लिए 10 दिन की पैरोल मिली, मगर दूसरे दिन ही वह गायब हो गया। उसके बाद वो भेस बदलकर गोवा पहुंचा। चार्ल्स ने साधु बनने का नाटक किया। गोवा के अंजुना बीच पर वह एक साधु वंश के भेष में पर्यटकों को भाग्य बता रहा था, मगर एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में छिपी चालाकी पहचान ली। गिरफ्तारी के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां उसकी सजा 10 साल बढ़ाई गई। 1947 में रिहा होकर उसे भारत से निकाल दिया गया। भारत से उसे फ्रांस भेज दिया गया। फ्रांस पहुंचते ही पुलिस ने उसे पुराने चोरी के केस में गिरफ्तार कर लिया। 2000 में छूटने के बाद उसने सोचा, अब एशिया में मेरा कोई केस नहीं बचा। 2-3 साल इधर-उधर घूमने के बाद वो 2003 में नेपाल पहुंचा। उसका मानना था कि 1975 के कनाडाई युवकों की हत्या का केस 28 साल बाद ठंडा हो चुका होगा। उसने नकली पासपोर्ट पर सिरिल हस्किन नाम लिया और काठमांडू के याक एंड यती होटल में ठहरा। एक दिन होटल के लॉबी में उसकी तस्वीर स्थानीय अखबार में छप गई। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रणधीर चंद्र ने उसे पहचान लिया। 1975 के केस की फाइलें खोलकर फिंगरप्रिंट मिलाए गए। पुलिस ने होटल में छापा मारा और चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में चार्ल्स ने झूठी दिल की बीमारी का रोना रोया। व्हील चेयर पर लेटकर उसने जज से दया की भीख मांगी, मगर फिंगरप्रिंट और गवाहों ने उसका पर्दाफाश किया। जज ने गुस्से में घोषणा की, तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। नेपाल की जेल में उसने अखबार वालों से पैसे लेकर इंटरव्यू दिए। उसकी किताब द सरपेंट्स शैडोवन बेची गई। 2017 में उसने जेलर से कहा, मुझे तिब्बत भेज दो, मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊंगा। मगर इस बार कोई नहीं फंसा। दिसंबर 2022, नेपाल की अदालत ने चार्ल्स को बुढ़ापा और बीमारी वन का हवाला देकर रिहा कर दिया। पीड़ितों के परिवारों ने इसे न्याय का अपमान बताया। पेरिस लौटकर उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने जीवन को एक खेल की तरह खेला और जीत मेरी हुई। आज 69 वर्षीय चार्ल्स पेरिस की एक सन्नाटे भरी गली में रहता है। कहते हैं वह अपनी जीवनी पर वो नेटफ्लिक्स सीरीजें बनाने की डील कर रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वह अभी भी नकली पासपोर्टन बनवाने के धंधे में लिप्त है। ये तो उसके वो कारनामे थे जो दुनियाओं की नजर में आ गए। लोग कहते हैं इसके अलावे भी कई ऐसे कारनामे थे जो दुनियाओं की नजर में नहीं आए या सबूतों के अभाव में वो पकड़ा नहीं गया। चेतावनी और चिरस्थायी रहस्य।
चार्ल्स सोभराज की कहानी यह सिखाती है, शैतान कभी मरता नहीं, वह सिर्फ अपना चेहरा बदल लेता है। शायद कोई नया सरपेंट कहीं और पल रहा हो, जो उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराने के लिए बाध्य है।